everyone, good morning. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप पहली क्लास में हैं मैम आज। क्या आपने कभी पॉलिटी पढ़ी है? पॉलिटी फॉर जीएस पढ़ी है? तो अब मेरा जो टॉपिक चल रहा है मैं आपको उससे बताना चाहता हूँ क्या पढ़ चल रहा है। तो टॉपिक में आप देखेंगे, इसका लिंक मुझे दे देना सर। प्रेसिडेंट क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट। आवाज आ रही है? प्रेसिडेंट चल रहा है। प्रेसिडेंट का मतलब है प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। आप तो उसमें सीधा पार्टिसिपेट करते नहीं, ये करते हो? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो आप पार्टिसिपेट करते ही नहीं हो, वोटिंग करते ही नहीं हो। वोटिंग किस में करते हो आप? लोकसभा यानी कि जो एमपी एमएलए और जो म्यूनसिपलिटीज है प्लस जो पंचायतें हैं उस जगह करते हैं आप। तो जो इलेक्शन चल रहा था इसका, तो इलेक्शन में मैंने इन्हें 4-5 पॉइंट बताए थे कि भाई हमें इन इलेक्शन पे इन चीज़ों पे बात करनी है। पहला था इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक। दूसरा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इस पे बात करनी थी। तीसरा था फेडरल प्रिंसिपल, और एक चौथी बात थी इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। अभी तक हम यहीं हैं, यहाँ से आगे नहीं गए। जिसमें मैंने इन्हें दो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हम क्यों करवा रहे हैं, ये बात बता दी। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, आर्टिकल 54 में कहता है इलेक्टोरल कॉलेज होगा एक। इलेक्टोरल कॉलेज का काम क्या होगा? इलेक्शन कराना किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन में मैंने इनका इलेक्टोरल कॉलेज इन्हें कल बताया है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। आप देखेंगे लोकसभा यानी कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर। कल मैंने इन्हें बताया कितने लोग हैं, वो 776 लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। यही थे ना? कितने कितने थे? 543 प्लस 233, तो ये कितने हो रहे थे? 776। और सारे स्टेटों के मिलाकर कितने होते हैं? 4120। जितने इस सारे स्टेट हैं अपने पास, कितने? 28 है ना, और प्लस यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश तो सुने हैं ना। तो इन्हें मिलाकर और इन्हें मिलाकर जब देखा गया तो ये कितने होते हैं? इतने लोग वोट डालते हैं। ये वोटर्स हैं। अमेरिका में कितने वोटर्स हैं? 57 वोटर्स हैं। और वोट कितने हैं वहां? 538। यूएसए में वोट कितने हैं? 538। और हमारे यहां वोटर्स कितने हैं?
4896। अब आप समझिएगा, ठीक। तो मैंने कल इन्हें एक तो ये बात क्लियर करी है कि फेडरल प्रिंसिपल क्या है, और दूसरी क्लियर करी है इन्हें कि इसका इंडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इंडायरेक्ट इलेक्शन है क्यों, और कौन कौन उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग शामिल हैं, ये मैंने इन्हें क्लियर करी है। और आज मैं जो इनकी बात साफ साफ क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और फिर देखते हैं उसकी काउंटिंग कैसे होती है, वोटिंग कैसे होती है, और फिर रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। ये बात मुझे बताना बाकी रह गया है। यही तो रह गया भाई। तो आज हम क्या करेंगे, कल तक की प्रॉब्लम किसी की कोई हो, जैसे मैंने कल यूएसए से आपको कंपेयर कराया। क्यों कराया, क्योंकि यूएसए में ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, यूके में होता ही नहीं है। संविधान कहाँ से लिया बेटा हमने सबसे ज़्यादा, यूके और यूएसए से। तो यूके में वहाँ के क्राउन का इलेक्शन होता नहीं, तो उससे कंपेयर हम कर नहीं सकते। कहाँ होता है, यूएसए में होता है। तो उसके बारे में हमें बतानी पड़ेगी कि भाई आखिर भाई इंटरव्यू में ही आपसे पूछने लगे कि यूएसए में इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो अब मैं आपको उसका थोड़ा सा जो पार्ट बच गया था, कहाँ बचे हुए थे भाई, कहाँ लास्ट में कहाँ बचे थे हम, मेरे ख्याल से 538 मैंने बात बताई थी, और यहाँ तक बताई थी कि एक वहाँ की क्या है, HOR है। HOR का मतलब क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब वहाँ की ये लोकसभा है। क्या है ये, थोड़ा प्लीज टाइम से आ जाए करो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बार बार डिस्टरबेंस होता है। तो HOR में क्या है, अरे कोई बात, HOR में क्या है, ये वहां की लोकसभा है। कहाँ की, यूएसए की लोकसभा का मतलब है यहाँ पॉपुलेशन मानी गई है, पॉपुलेशन के बेस पर वहां सीटें अलॉट की गई हैं। तो HOR में क्या है, 435 सीट्स हैं। कहाँ बोला, यूएसए की कांग्रेस में। कांग्रेस को क्या कहते हैं, वहां की पार्लियामेंट। यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कांग्रेस। एक्चुअल में आप पहली क्लास में हैं क्या, फर्स्ट क्लास है, तो आप हमारी बात समझ लीजिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको यहाँ तक अभी, थोड़ा सा मैं आपको बराबर में लेके आता हूँ। एक्चुअल में प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक। तो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन पढ़ रहे हैं तो इलेक्शन कैसा होता है, उसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि वहाँ सीधे हम आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, जो हमारे लोग हैं, जिन्हें हमने चुना था, जिन्हें हमने इलेक्टेड किया था। कौन था वो, MP और MLA, उन लोगों ने हमारे बिहाफ पर वोट किया। तो इलेक्शन कैसा हुआ, इनडायरेक्ट। तो कौन कौन लोग शामिल है, आर्टिकल 54 में मैंने इन्हें बताया इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग शामिल हैं, ये लोकसभा के और ये राज्यसभा के। सुने ना, लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं, तो टोटल कितने लोग हैं, इतने लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं। और पूरे यूटी और जितने भी स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं अपने इंडिया में, 28, और यूटी कितनी हो गई अब, 9। उनमें सारों में अगर जाके आप विधायक काउंट करोगे तो इतने विधायक आते हैं, 420, 4120। और ये इसमें ऐड करें तो टोटल कितने हो गए, 4896। टोटल वोटर्स है ये, वोट तो बैठते हैं 11 लाख, लगभग 11,000 के आसपास वोट बैठते हैं, ठीक। तो ये वोटर्स है। तो अब हम कहते हैं कि भाई चलो, अगर हमें ये भी पता होना चाहिए कि यूएसए में कैसे कैसे इलेक्शन होता है, तो वो यूएसए में जहाँ जहाँ घपला है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, वो अब आप अपने दिमाग से बता दोगे, बोले सर ये तो गलत है, यूएसए का इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे यहाँ का है, वो भी आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ 538, एक तो उसकी HOR है, क्या सीनेट, नाम सुना ना आपने, वो भाई सीनेट का नाम सुना है, ये अपर हाउस ऑफ कांग्रेस है। कहाँ का, यूएसए का। इसमें साफ साफ ये कंडीशन है, यहाँ उसने पॉपुलेशन को बेस माना है। एग्जाम्पल्स आप मेरी बात समझिए, लिखिएगा ना आप।
लिखने वाली बात मैं अपने आप बताता हूँ। इंडिया में यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, सारे स्टेट हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? तो सीटें कहाँ हो? लोकसभा में कितनी सीटें हैं उसकी? 80। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है लोकसभा में? क्यों? क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। आप पहले यहां से ये बात समझ गए। अब सेकंड बात, जो अपर हाउस है जिसे कहते हैं हम राज्यसभा, उसमें यूपी की कितनी सीटें हैं? 31st। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। ये बात आप समझ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में एक एक सीट है लोगों की। क्यों? पॉपुलेशन कम है। ये बात तो क्लियर हो गई यहां तक। तो अगर हम यूएसए में जाएं तो यूएसए का जो एचओआर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वहां की लोकसभा है। और जब ये लोकसभा है तो यहां उसने पॉपुलेशन का प्रिंसिपल को फॉलो किया है कि जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसके पास सीटें भी ज्यादा होंगी। कहां? एचओआर में होंगी, नहीं होंगी? तो वहां का एक कुछ स्टेटों के नाम लूंगा। और जो सीनेट है, सीनेट उसका अपर हाउस है। अपर हाउस में उसने पॉपुलेशन के प्रिंसिपल नहीं लिया है। उसने कहा है कि जो स्टेट चाहे छोटा है या बड़ा है, हम 2 ही सीटें देंगे उसे। छोटा है या बड़ा है, सीट कितनी मिलेंगी? 2। और हमारे यहां क्या है? पॉपुलेशन से अगर ज्यादा है तो उसके पास सीट भी ज्यादा है। तो वहां कितने स्टेट है? टोटल 50 स्टेट है। तो इसकी सीटें कितनी हो गई? हो गई भी 100। अब बोले भाई आपने तो ये 538 वोट्स बताए, यहां कितने बैठ रहे हैं? ये 535 बैठ रहे हैं। बोले 3 सीटें क्या हैं? 3 सीटें कहां गई? देखिए, मैं आपको बड़ी बेसिक बातें बता रहा हूं जो आपको समझनी है, क्योंकि आपने सीईओ बनने का सपना देखा है तो इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? 3 सीटें 25-26वां 25 एंड 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया इन लोगों ने 1951 में। कब किया? 1951 में। किसने करा? यूएसए की कांग्रेस ने। और जो वहां डीसी वाशिंगटन, उसकी कैपिटल क्या है बेटा? यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, नाम सुना है? नहीं, नहीं सुना? सुन लो, यही है वो। एक तरह से यूटी है बेटा। क्या है वो? यूटी है। जैसे अपना दिल्ली है, जैसे अपना चंडीगढ़ है, जैसे अपना पांडिचेरी है। क्या है ये? यूटी है, एक तरह से यूटी है। तो लोगों ने सवाल करा कि भाई जो डीसी वाशिंगटन है उसका रिप्रेजेंटेशन तो आ ही नहीं रहा। तब हमने एक 25 एंड 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में करा, और हमने ये प्रोविजन उसमें कर दिया, एक्ट में उन्होंने, कि भाई जो सबसे कम से कम सीट जिसकी जो होंगी किसी भी स्टेट की, उसके बराबर सीट किसे दी जाएंगी? डीसी वाशिंगटन को। तो कम से कम सीट कितनी हो सकती है किसी वहां स्टेट की? 1 ये हो सकती है एचओआर में, और प्लस 2 तो ये होंगी। तो कम से कम सीट कितनी हो सकती है किसी स्टेट के पास वहां? 3 तो पक्का होंगी या नहीं होंगी भाई? 2 तो, 1 तो उसे मिलेगी वहीं, कम से कम 1 तो होगी, नहीं होगी किसी स्टेट की भाई? अपने यहां भी नॉर्थ ईस्ट में देखे तो कितनी है? बहुत लोगों की 1 ही है लोकसभा में, है नहीं है? और वहां ये बात फिक्स है कि स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, सीनेट में सीटें 2 देंगे। तो किसी स्टेट के पास कम से कम सीटें कितनी हो सकती हैं यूएसए में? 3 तो पक्का है। 1 लोकसभा में हो सकती है, तो 2 तो पक्की है राज्यसभा की। सीनेट में 2 तो जाएंगी जाएंगी उसके पास, जाएंगी नहीं जाएंगी? तो 3 सीटें ये जुड़ी तो कितनी हो गई अब? 538। अब वहां के इलेक्शन का थोड़ा सा प्रोसीजर और मैं समझा दूं आपको, फिर आगे चलते हैं हम। आप ये बात क्लियर साफ साफ समझ में आई आपके? हमारे यहां कितने वोटर्स हैं? 4896। और वहां कितने वोट हैं? कितने हैं? 538। अब समझिए वहां गड़बड़ क्या है। गड़बड़ समझिए, मैं आपको गड़बड़ बता रहा हूं। देखो,
आप गड़बड़ समझिए थोड़ी सी प्लीज़। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी इंटरव्यू में अगर आपसे कोई कुछ पूछने लगे तो आप उसे अच्छे से जवाब दे सको। ठीक, बोले सर नहीं ऐसा है ऐसा है। घपला समझिए। पार्टी है सिर्फ दो, अपने यहाँ की तरह मल्टीपल पार्टी नहीं है। कितनी है वहाँ? एक रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक है। मान लीजिए वहाँ जो कैलिफोर्निया है वहाँ उसके पास 53 सीट है HOR में, और दो उसकी इधर होंगी, तो टोटल सीट कितनी हो गई? यानी कि कैलिफोर्निया के पास प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 55 वोट्स हैं। कितने वोट है बेटा? 55। कैसे कैसे? 53 उसकी HOR में, क्योंकि वो वहाँ का यूपी है। ऐसे समझे मेरी बात को आप। वो कैलिफोर्निया USA का क्या है? यूपी है। और यहाँ उसके पास 2 सीटें कंफर्म होंगी, 2 तो मिलेंगी मिलेंगी उसे, तो कितनी हो गई? 55। एक अलास्का है, छोटा है, एक इधर होगी, एक है इधर, और 2 इधर हो गई, तो कितनी सीटें होगी उसके पास? 3। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिसके पास 55 वोट मिल जाएंगे, वो कितना आसान हो जाएगा उसका जीतना। तो सबसे ज्यादा जोर कहां लगाएंगे ये लोग, दोनों पार्टी? कैलिफोर्निया में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पार्टी इंडिया की यूपी में पूरी की पूरी सीटें जीत जाए, लोकसभा की 80 की 80 सीटें हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है? आसपास के पड़ोसी देशों की नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री कितना बनना आसान हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक बार को मणिपुर में हम एक आध सीट ना जीत पाए, कोई दिक्कत नहीं। मेघालय में ना जीते तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यूपी में एक सीट आ जाए 80 में से, तो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कैसे मेजोरिटी ले लेंगे हम? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये USA में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो क्या होता है? वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, यानी वो कहाँ करते हैं? कैलिफोर्निया पे। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। कितने? 55 में। अलास्का के पास कितनी है? 3 सीटें हैं। अब घपला कहाँ है, मतलब दिक्कत कहाँ है? अब आप मेरी बात समझेंगे यहाँ। और आपको मैं 2 लोगों को नई बात बता रहा हूँ, इन्हें मैं बता चुका हूँ कि वहाँ के USA के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना वहाँ का कोई MP, ना तो इसके लोग HOR के, और ना सीनेट के, कोई भी लोग भाग नहीं लेता है, कोई वोट नहीं डालता है। ये याद रखना। अब वोट कौन डालता? वोट डालते हैं हम, आप। कैसे डालते हैं अब सुनिए। मान लीजिए कैलिफोर्निया में आए 2 लोग, क्योंकि 2 ही पार्टी है, ट्रंप और ओबामा, दोनों। एग्जाम्पल एज्यूम करना है नहीं, साथ साथ। कभी आप सोच रहे हो कि दोनों साथ इलेक्शन लड़ा, नहीं। ट्रंप ने कहा कि ए कैंडिडेट मेरा है, कैलिफोर्निया वासियों, और प्लीज मेरे बिहाफ पे इस ए आदमी को वोट देना है आपको। बात यहां तक सब स्पष्ट हुई? तो सीधा ट्रंप को तो वोट नहीं करा मैंने, किसे करा? ए को करा, क्योंकि ए कैलिफोर्निया में किसका कैंडिडेट था? ट्रंप का। ओबामा आए, कैलिफोर्निया वालों से बोला कि भाई साहब मेरा कैंडिडेट का नाम क्या है? बी। यहां तक बात बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, कोई टेंशन तो नहीं किसी आदमी को? क्यों बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वो जो कहते हैं ना ये डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, कहाँ का? USA का। वो सिखा रहा हूं मैं आपको, नहीं हो रहा है। हमने वोट ए को करा है या बी को करा है? ये ए और बी वाशिंगटन DC में जाके वोट देगा। माने हम अपनी बात? हम अपनी बात मान ले कि आपकी समझ में आ गई? आगे चल सकते हैं थोड़ा सा? आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ नहीं, वो हम जो कहते हैं नहीं बेटा, वो कि सीधा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। कहाँ के? USA के। कौन भाग करती है सीधी पार्टिसिपेट? कौन करती? जनता करती है। नहीं, जनता ने वोट किसे करा? इस ए को करा। किसका रिप्रेजेंटेटिव है ये? ट्रंप का।
जनता ने वोट किसे किया? बी को। किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ओबामा का। ठीक। अब घपला यहाँ नहीं है, यहाँ तक सारे वोटिंग हो रही है। ये ए वोट जाके ए मान लीजिए जीत जाता है, वो कैसे जीतेगा वो मैं बता रहा हूँ। ए जो है अगर जीत जाता है तो ये सीधा डीसी वाशिंगटन जाएगा और ट्रंप के फेवर में अपने सर्टिफिकेट दे देगा कि इतनी वोट मैं लेकर आ रही हूँ, 55 वोट लेकर आ रही हूँ मैं। कहाँ से? कैलिफोर्निया से। तब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो हर स्टेट में 2 कैंडिडेट होंगे, होंगे नहीं होंगे? ओबामा का अलग और ट्रंप का अलग। जब ये यहाँ से जीत जाएंगे, अलास्का से और कैलिफोर्निया से जीत जाएंगे, तब ये अपने सर्टिफिकेट देंगे वहाँ जाके डीसी वाशिंगटन में कि कितने 55 वोट लेके मैं आ रहा हूँ। भाई कहाँ से आ रहे हो आप? कैलिफोर्निया से। किसके कैंडिडेट हो? बोले ट्रंप के। ठीक है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ भी प्रेसिडेंट का, वो देखने में लगता है कैसा हो रहा है, इंडायरेक्ट ही हो रहा है जैसा हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन उसमें और हमारे यहाँ में क्या घपला है वो देखिए बाप। देखिए अब इसमें जो हम घपला बताएंगे, आपको बताया हमने कितने स्टेट है वहाँ? 50 स्टेटों में से 48 स्टेट इस घपले में शामिल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। घपले का मतलब आप समझ रहे हो, गड़बड़ है, वो ठीक कर लेना चाहिए, गलत बात है बिल्कुल। जैसे देखिए कैलिफोर्निया है 55 वोट्स है, ठीक। एक और बी 2 कैंडिडेट हैं, किस किस के हैं? ये ट्रंप का है और ये ओबामा का है। अब वोटिंग स्टार्ट हो गई बेटा। 51% वोट मिल गया इस आदमी को, 49% वोट मिल गया इस आदमी को, हो गया 100%। हाँ भाई, अब मैं घपला समझिए। यहां ये है कि अगर कैलिफोर्निया में 51% वोट किसी को मिल गया तो उसके हिस्से में कितनी सीटें चली गई? कितने के? 55 चली गई। जो 49 लोग थे उनके वोट की वैल्यू 0 हो गई। कायदे से ये होना नहीं चाहिए ना। कायदे से क्या होना चाहिए कि भाई चल 55 है तो 28 तो तेरी हो गई, 27 हमारी हो गई। लेकिन यहां ऐसा 48 स्टेट विनर टेक ऑल इस घपले में शामिल हैं कि जैसे ही 50+ में हुआ सारे वोट उसके, सारे वोट किसके हो गए? उसके हो गए। ये सिर्फ 2 स्टेट हैं, मियाने और एक स्टेट और है उसका नाम स्किप कर रहा हूं मैं। वहां 5-6 सीटें ऐसी हैं जो इस आधार पर काम नहीं करते, वो इस पर करते हैं जो मैंने बताया। 48 स्टेट इस घपले में इसलिए शामिल हैं, सीधा जो 51% वोट ले गया उसके खाते में कितनी सीटें चली गई? उसके अकाउंट में सारी की सारी सीटें चली गई। तो ये हेल्दी ट्रेडिशन कैसे मान सकते हैं हम इसे? 49% जो लोग बचे हैं, जो वोटर्स बचे हैं, उनके वोट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। हो गई नहीं हो गई? तो आप यहां तक ये बात समझ गए पूरी तरीके से है? उसका इलेक्शन और मेरे इलेक्शन में कितना फर्क है? ये 40 इतने लोग हमारे यहाँ वोटर्स हैं और वहां कितने हैं? 57 वोटर्स हैं बस, 57। अब मैं आपको सीधा सीधा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर लेके आता हूं। आप इस बात को समझिए, ये मुझे कंपेयर करके आपको सिखानी थी, ये आपके सीखना बहुत ज़रूरी था कि यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। तो मैंने बताया वो डायरेक्ट नहीं होता, जैसा लोग कह देते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट नहीं होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव हर स्टेट में डालते हैं जाके और उनसे कहते हैं ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, प्लीज़ आप वोट इसे दे दें। और जैसे ही वो 51% वोट लेके जाता है, उसकी उस स्टेट की सारी सीटें किसके खाते में, अकाउंट में चली जाती हैं? उस आदमी के अकाउंट में चली जाती हैं। तो अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, और थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहां से सारे लोग साथ चलेंगे। ठीक भाई, यहां से सारे लोग साथ चलेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और उसके साथ ही अपने आप में क्या आ जाएंगे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी यहीं मिल जाएगा। और फिर उसमें देखेंगे उसकी काउंटिंग कैसे होगी
और वोटिंग कैसे होगी। अच्छा एक बात याद रखना, ये बातें याद रखना, जितना भी मैंने आपको लिखवाया है ये कहीं कहीं बीच बीच में काम आएगा। चलिए भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और सुनो 2020 का पेपर उठा के आज ही देखेंगे, क्वेश्चन सीधा पूछा गया मेंस में आपका, मेंस का किसमें, एपीपीएससी में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है ये बात आपको समझनी है। इसे समझने से पहले देखें ये क्या नहीं है, पहले ये देखें क्या नहीं है। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है। आप अभी 2020 का पेपर देखेंगे मेंस का, जीएस का, तो ये क्वेश्चन सीधा लिखा हुआ है, ठीक। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या नहीं है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट द नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए मेरा इसका मतलब ये है कि अब आपको एग्जाम्पल से सारी बातें समझनी है। मान लीजिए एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है जहां से एक विधायक लड़ना है, कौन, एमएलए। एग्जाम्पल सब आपको सारी बातें समझनी है, यहाँ से आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक क्योंकि मैं कंपेयर करा रहा था यूएसए से, तो यूएसए के बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं थी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी है आपको ये समझाने की कि इतनी आसानी से आपके दिमाग से अब निकलेगी नहीं बातें। चलिए मान लीजिए यहाँ इतने वोटर्स हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट समझ रहे हैं अब हम, और मैंने कहा ये नहीं है तो क्या है ये पता लगाना है। हाँ भाई 100 के हैं, यहाँ 10 कैंडिडेट आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो पार्टी कितनी है, बहुत सारी पार्टी है। यूएसए वाला यूके वाला सिस्टम तो है नहीं कि सिर्फ दो ही कैंडिडेट मिलेंगे, एक डेमोक्रेटिक का एक रिपब्लिक का। हमारे यहाँ तो हर घर में एक दो पार्टी है, या नहीं है। तो 10 कैंडिडेट आ जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। और अपने इलेक्शन में आपने देखा भी होगा कि ऐसा होता ही रहता है। एक मिनट जरा मैं अपने कमेंट चेक कर लूं। हाँ भाई कितने कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट। अब जो वोटिंग करने लोग आए वो थे लगभग 60 के का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, के का मतलब समझ रहे हो, है ना, 1000। गुड। जो 10 कैंडिडेट थे इसमें से एक कैंडिडेट को लगभग 10 के वोट मिल गया। बाकी जो 9 कैंडिडेट थे उन्हें उतने वोट मिले, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, मतलब किसी को भी 10 तक नहीं, 10 से ऊपर नहीं मिले। हाँ भाई किसी को भी 10 से ऊपर वोट नहीं मिले, 10,000 से ऊपर वोट नहीं मिले। तो बेटा जीता कौन यहाँ कैंडिडेट, बताओ भाई। डायरेक्ट इलेक्शन है, कौन जीतेगा, फर्स्ट वाला जिसे 10 के मिल गए। क्यों, क्योंकि उसे वोट सबसे ज्यादा मिल गए। तो आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि वहां के 90,000 लोगों ने कम से कम उसके फेवर में वोट नहीं करा। नेग्लेक्ट कितने लोगों ने करा उसे, कितने लोगों ने करा, 90,000 लोगों ने करा। इसका मतलब कायदे से उस एरिया का विधायक है वो, उसे पसंद कितने लोगों ने किया है, 10,000 ने। तो वो जो डेवलपमेंट करेगा कितने लोगों का करेगा, 90% लोगों के जो वोट थे, 90,000 लोगों का जो वोट था उसका वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, नहीं हो गई। तो कायदे से देखिए, अगर आप मेरी बातों को अगर सही करके समझ रहे हैं तो आप ये बात देख लीजिएगा कि
जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चीजें जो गड़बड़ हुई हैं इंडिया में, या इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी, वो यही तो नतीजा है। पर जब जिस प्रोपोर्शन में हम लोग रह रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में पावर चाहिए नहीं चाहिए हमें? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सबसे बड़ा संकट यही है कि यहां भीड़ तंत्र में, ऐसी तानाशाही में डेमोक्रेसी की, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए, एक को एक वोट ज्यादा मिला, वो उसका हीरो बन गया। तो बाकी लोगों का क्या होगा? उनके लिए तो वो नहीं है। आपने देखा होगा ये छोटे मोटे जो माओवादी क्या है, ये बताएं आप क्या है, कहां से आए ये? क्योंकि डेवलपमेंट कुछ लोगों का हुआ जिनके हाथ में पावर आ गई। बात समझते हैं मेरी? बाकी लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बेसिक नीड पूरी नहीं हुई बाकी लोगों की। तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम डायरेक्ट कराते और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से कराते, तो क्या पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता प्रेसिडेंट? बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते और एक आदमी को थोड़ा सा एक ज्यादा वोट मिल जाता, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता। आप पहले मेरी बात यहां से तक समझें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सबसे बड़ा संकट क्या है? वो यही है। लेकिन उस न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी, जब हम आजाद हुए थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पर विचार किया था कि ये नुकसान दे सकती है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। हमने लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायतों में, म्यूनिसिपैलिटीज में, आज भी हमने ये सिस्टम ले रखा। क्यों ले रखा? यही पूछा गया है मेंस में आपसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट लोकसभा में क्यों लिया? तो सबसे बड़ा संकट इसी बात को लेकर था कि भाई देखिए, इतनी बड़े एरिया से अगर हम कम से कम एक कैंडिडेट जीत के भी हमारा चला जाएगा, और हम सेकुलर कंट्री हैं, पॉलिसी सबके लिए बनाएंगे, ठीक। सेकंड बात, उसी एरिया से एक आदमी राज्यसभा में भी जाएगा, अपर हाउस ऑफ जाएगा नहीं, पार्लियामेंट के अपर हाउस में भी जाएगा, है नहीं? तो कम से कम चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक साफ साफ ऑब्जेक्टिव था कि भाई सरकारें इस्टेब्लिश होनी चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए? इस्टेब्लिश होनी चाहिए। कुछ काम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सरकारें इस्टेब्लिश होनी चाहिए। इसलिए एक एरिया से एक आदमी चुनकर चला भी जाएगा और उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अब अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लेते हैं, जिसमें हमारी पॉपुलेशंस को, हमारे लोगों को कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अभी आपको आगे चल के ये बात पता लगेगी। अभी जो है नहीं, जैसे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में ये कंडीशंस है कि कम से कम आदमी को ABC 1 2 3 4 लिखना और पढ़ना आता हो। अब आप समझिए, जब 1950 में एजुकेशन लेवल क्या था? 0 था। अगर आप अपनी जाके तीसरी पीढ़ी में जाके बात करें, यानी कि पापा जी के पापा जी से बात करें, तो उनसे पूछें आप एक बार, क्या हो रहा है भाई इंडिया में? कितने पढ़े लिखे लोग थे? कैसी लाइफ थी? ऐसे आदमी से कही जाए कि भाई आप एक काम करो, ए लिख के दिखाओ, और इसे प्रेफरेंस देनी है आपको। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए हम उन लोगों से कहते हैं कि भाई ये 3 कैंडिडेट हैं, A, B और C, इसमें से आपको कौन सा पसंद है? बोले साहब मुझे A पसंद है। तो बोले यहाँ 1 लिख दो। बोले अगर ये ना बने तो ये बन जाए, और ये ना बने तो ये बन जाए। तो उसे इतने बड़ा सिस्टम अगर लेके दे दिया हमने, तो बैलेट पेपर को फाड़ के निकल जाएगा वो। बोले भाई हमारी समझ में नहीं आ रही आपकी बात, क्या समझा रहे हो हमें? एक तो वैसे ही खाने पीने को नहीं है और ऊपर से नया दिमाग हमें दे रहे हो आप। तो मेरे कहने का मतलब था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में सेकंड बात ये भी थी कि हम आम आदमी को आम आदमी की भाषा में समझाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर हमने उसे प्रेफरेंस देने की बात करी तो मामला उलझ जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। सेकंड कारण ये भी था क्योंकि
आम आदमी को सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझाइए। आप क्या करना है भाई साहब, जाना है सीधा, एक ये बटन दबाना है, किसे वोट देना है, सीधे वापस आ जाना है। अब उससे कहो वहां जाकर अब तो साइन भी कर, ये भी कर, वो भी कर, तो बोले क्या लपड़ा है, मैं नहीं करना ये काम। आप पहले मेरी बात समझ गए पूरी तरीके से। फर्स्ट पास दो पोस्ट में क्या है, सबसे बड़ा संकट ये है कि वहाँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रह जाती है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। इसलिए क्या चीजें हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है कुछ। क्या मैं अपनी बात यहां तक समझा पाया? अब तो बोले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन का सबसे सटीक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जो हम लेके घूम रहे हैं। अब हम बताते हैं आपको कैसे लेके घूम रहे हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में अगर हम सीधा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते तो कैसे लोग जीत के आते भाई? मान लीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, यूपी की, तो यूपी के राष्ट्रपति रहते सारे या नहीं रहते? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट लेके रखते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, डायरेक्ट इलेक्शन कराते जनता से हम, तो क्या फेडरल प्रिंसिपल का ध्यान हो जाता उसमें, सारे लोग जीत जाते? यूपी के लोगों की पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा, तो ज्यादातर संभावनाएं कहां से रहती, पॉसिबिलिटी कहां से रहती, यूपी से कोई भी निकलने की। तो वो यूपी के लोगों को डेवलपमेंट करते, यूपी पर ज्यादा ध्यान देते प्रेसिडेंट, या फिर अरुणाचल प्रदेश पे देते? क्योंकि यहां से तो उन्हें वोट ही नहीं मिला, तो क्यों देंगे वो आप पर ध्यान? क्यों वोट ध्यान देंगे आप पे? या आपने तो वोट दिया ही नहीं हमें, तो हम क्यों आप पे ध्यान देंगे? आप वोट देते तो हम आप पे ध्यान देते। तो ये सब बातें सोचते हुए हमने कहा भाई फर्स्ट पास द पोस्ट ही रहने देते हैं लोकसभा और विधानसभा में, और पंचायतों में और म्यूनसिपलिटीज में, और जो बाकी इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उनमें हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही लेंगे। तो बोले भाई ये क्या है? बोले ये हम बताते हैं अब ये क्या है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको सिखाता हूँ। ये आप फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब समझ गए। अब देखिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो क्या है, वो मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला है एक किसी विधानसभा से समझाऊंगा, और फिर मैं समझाऊंगा आपको प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। कोई इशू तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही अब? बोले सर आप तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने आपका दिमाग बिल्कुल सेट कर दिया होगा अब तक। अब आपको लग गया होगा कि सीईओ बनना वाकई थोड़ा सा टफ है, इतना इजी नहीं है। आप ही समझ रहे हो कि आपको एक प्रोविंशियल सर्विस का बड़ी पोस्ट अगर लेनी है तो फिर इतनी उम्मीद तो आपसे हम आयोग वाले रखते हैं कि आपको ये जानकारी है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए यार। देखो इंटरव्यू में पूछने लगे और मैंने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है बताओ, बोले सर पढ़ा ही नहीं हमने, तो हमने उस बुक्स में था ही नहीं। ठीक, तो देखिए जब एक विधानसभा से लेते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर विधानसभा से लेते हैं, विधानसभा का मतलब समझ रहे हो ना, स्टेट लेजिस्लेचर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधा अरुणाचल प्रदेश से चलते हैं, ऐसे आप बात को समझ गए। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 100 सीट है। कितनी सीट है? 100 सीट। ठीक, और इसमें 100 एरिया बने हुए होंगे, फिर एक सीट पे एक आदमी को तो जीतना है, 2 आदमी जिताओगे, कैंडिडेट कितने खड़े हो सकते हैं एक सीट पे? मान लीजिए ईटानगर, ईटानगर यहां से कोई तो एमएलए होगा। हाँ भाई जरूर होगा, ना होने का कोई मतलब ही नहीं होता। और यहां 100 सीटें हैं, और मान लीजिए इस एक सीट पर या पूरे विधानसभा में पॉपुलेशंस का जो रेशियो है वो इस आधार पे है, कम्युनल बेसिस पे है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यहां 60% हिंदू रहते हैं, तो आपको एज्यूम करना है, टेंशन नहीं लेनी है।
ये काम मेरा है। 30% मुस्लिम है एंड 10% अदर लोग हैं। और सिचुएशन कुछ ऐसी जनरेट हुई कि हर आदमी अपनी कम्युनिटी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। बोले भाई साहब कुछ भी हो, देना वोट इसे ही है, अपनी जातीय धर्म के आदमी को। अब क्या हुआ, ये 60% लोग हैं, ये 30% लोग हैं, ये 10% लोग हैं। अब जब वोटिंग हुई तो 60% लोगों ने वोटिंग किसे करी? इन्हें करी। तो 60% वोटों की जब वोटिंग हुई तो इन 60% लोगों को सीटें कितनी मिली बेटा? 100? हाँ कहो पहले, यही तो दिमाग लगाना है। 60% लोगों को सीटें कितनी मिली फर्स्ट पास्ट पोस्ट से? 100 मिली? नहीं मिली, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा वोटर थे। तो सीटें किसे मिली? सरकार किसकी बनी? इनकी। बाकी इन 40% लोगों का क्या होगा? चालीस % लोगों का क्या होगा? इनके वोट की वैल्यू 0। इन्हें पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इनके लिए कोई पॉलिसी भी नहीं बनेंगी, और नहीं बनेंगी तो फिर बवाल होना स्टार्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फिर बवाल होना स्टार्ट हो जाएगा, लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए जो माइनॉरिटीज बची हैं, माइनॉरिटीज ये चाहती हैं कि इलेक्शन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कैसे होना चाहिए? लिस्ट सिस्टम से होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या तामझाम लेके आ रहे हो? आप ये बात क्लियर हो गई ना? 60% लोगों को सीटें कितनी मिली? 100। जो 40% लोग बचे इनका क्या होगा? सवाल ये। तो एक लिस्ट सिस्टम होता है जो वर्ल्ड की, पूरी इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो माइनॉरिटीज है वो चाहती है इलेक्शन कैसे होना चाहिए? लिस्ट सिस्टम। तो लिस्ट सिस्टम, और समझ लीजिए फिर आपको टेंशन देनी मैं बंद कर दूंगा। मुझे जितनी टेंशन आपको देनी थी वो मैं दे चुका हूँ, अब नहीं दूंगा मैं आपको टेंशन। बस थोड़ा सा ऐसा और समझ लीजिए। लिस्ट सिस्टम क्या है? लिस्ट सिस्टम में मान लीजिए, फिर एज्यूम कर लेते हैं 100 सीटें, और जो रेशियो है वो 60% है। 30% मुस्लिम है और 10% अदर है। मैं इधर ही करता हूं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास आने वाला है, आप टेंशन आपको लेनी नहीं है। चलिए भाई, लिस्ट सिस्टम क्या है? एरिया वही है, 100 सीटें हैं, 60%। अब किसी पार्टी को वोट, किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाएगा लिस्ट सिस्टम में, किसी पार्टी को वोट दिया जाएगा बेटा। 30% मुस्लिम, यानी कि एमपी कर देते हैं उन्हें, मुस्लिम पार्टी या एचपी हिंदू पार्टी, ठीक, और 10% अदर पार्टी। अब इलेक्शन कमीशन कहेगा इन लोगों से कि भाई आप एक काम करो, हिंदू पार्टी से कहेगा कि 1 से 100 तक की एक लिस्ट दो हमें। आप क्या दो? लिस्ट दे दो। 1 से 100 तक के नाम लिख दो उसमें। अब किसी कैंडिडेट को वोट नहीं मिलेगा, वोट किसे मिलेगा? पार्टी को। वोट किसे करना है? पार्टी को, ठीक। इन्होंने कहा ठीक है जी, दे दिया। मुस्लिम पार्टी से कहा भाई 1 से 100 तक के नाम आप भी दे दो, ठीक। अदर पार्टी से कहा भाई आप भी दे दो 1 से 100 तक के। 100 मतलब, क्योंकि सीटें 100 है, डिपेंड करता है, 100 भी नाम दे सकते हैं, 100 से नीचे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जब वोटिंग हुई तो वोटिंग हुई इस तरीके से, एचपी, एमपी, एमपी का मतलब समझ रहे हो ना, ओपी। वोटिंग हुई ये। अब काउंटिंग जब हुई तो एचपी को 60% वोट मिला उस एरिया का। इलेक्शन कमीशन ने हिंदू पार्टी को बुलाया, बोले भाई साहब बात सुनो। बोले बताओ जी। आपको 60% वोट मिला, सीटें मिलेंगी 60।
आप समझ रहे हैं जो यहां तक मैं कहने वाला हूं? कितने परसेंट वोट मिला है आपको? 60% वोट मिला, तो नंबर ऑफ सीट कितनी मिलेंगी आपको? 60। शुरू के जो 60 आदमी थे आपके, ये हमने विधायक बना दिए। हाँ भाई, मेरी बात समझ में आई है? अब तो आ रही होगी यार, ये तो बहुत इजी है बात। अभी तक सीटें कितनी मिल रही थी हिंदू पार्टी को? 100। अब सीटें कितनी मिलेंगी? दैट कॉल्ड लिस्ट सिस्टम। सीटें कितनी मिलेंगी अब आपको? 60। एमपी को बुलाया, बोले भाई साहब देखो आपको 30% वोट मिला है। कितने परसेंटेज वोट मिला बेटा? 30। तो सीटें कितनी मिलेंगी? 30। कितनी सीटें मिलेंगी? 30। ओपी को बुलाया, बोले भाई साहब 10% वोट मिला है आपको, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ही 10%, तो हम क्या करें इसमें? आपको सीट मिलेंगी 10। सीटें 100 हो गई? हो गई। अब सरकार कौन बनाएंगे? सारे लोग मिलकर बनाएंगे। जो 40% ये वोट हमारे बच गए थे बेचारे, इन्हें कुछ नहीं मिला था, है नहीं? तो अब क्या मिलेगा यहां उन्हें? सत्ता में पावर मिलेगी। जिस रेशियो में कोई आदमी की पॉपुलेशन से, उसी रेशियो में उसे पावर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। और जब वो उसे पावर मिल जाएगी तो पॉलिसी कैसे बनेंगी बेटा? सबके लिए बनेंगी, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं बनेंगी। पानी पियो, चाय के सिप पानी पियो, दिमाग सेट हो जाएगा। हाँ भाई, पानी पी लो यार थोड़ा थोड़ा। मैं समझ रहा हूं मैंने आपको उलझा लिया है, लेकिन आप उलझने वाले लोग नहीं हो। मैं उलझने नहीं दूंगा आपको, ठीक? अब आप सोचो कि इजीली सीईओ बन जाएं, तो यार थोड़ा सा तो मामला करना पड़ेगा भाई। बेसिक नॉलेज तो लेनी पड़ेगी यार आप लोगों को, या नहीं लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। देखिए, और इसके लिए आपको तैयार भी रहना है। सीधा प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कितना टाइम लगता है भाई? अगर मैं सीधा सीधा प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको पढ़ा लूँ, कंपेयर भी ना कराऊँ, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना बताऊँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है वो इंटरव्यू में पूछ ले, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ ले, तो आप कहोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। कल को इलेक्शन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर आप बनेंगे और अपने किसी सबॉर्डिनेट से पूछेंगे कि भैया ये इलेक्शन कैसे होता है, तो क्या यार कैसा अफसर आ गया हमारा, ये इसे कोई जानकारी नहीं है। तो भाई साहब इसलिए अफसर बनाया, ऑफिसर आपको बनाते हैं हम, कि आपको बेसिक नॉलेज सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपने देखा अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो क्या बनता है? डॉक्टर। जिले पे सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है नहीं? वो अंडर में किसके रहता है? एक कलेक्टर के, डीसी के रहता नहीं? इसका मतलब डीसी के पास उससे ज़्यादा नॉलेज है, वो स्पेशलाइजेशन किए हुए अपने किसी एरिया में, ह्यूमन बॉडी में, और वो पूरे दुनिया की सारी बातों को जानते हैं, तो उसका बेवकूफ़ नहीं बना सकता आप। इसलिए सारी जानकारियां हम आपको इसके मुद्दे पर देना चाहते हैं, और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आपको बेसिक जानकारी सारी होनी चाहिए। बेशक आप किसी में स्पेशलाइजेशन ना लिया हो आपने, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी सब चीज़ों की होनी चाहिए। हाँ भाई, अब दिक्कत क्या है? ये क्यों नहीं लिया आपने? दिक्कत ये था कि इसमें सरकारें स्टैब्लिश नहीं रहती, पार्टियां बहुत सारी बन जाती, सरकारें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, दल बदल का खतरे रहते। एंटी डिफेक्शन लॉ जो हम 1985 में लाए वो शुरू में ही लाना पड़ जाता। समझ गए आप मेरी बात? इसलिए हमने लिस्ट सिस्टम, पूरे वर्ल्ड की माइनॉरिटी चाहती है कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए? लिस्ट सिस्टम से होना चाहिए। जिस रेशियो में हम लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी रेशियो में हमें क्या मिलनी चाहिए? पावर मिलनी चाहिए, सरकार में भागीदारी मिलनी चाहिए। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? बिल्कुल यार, बात बिल्कुल समझने वाली है कि लिस्ट सिस्टम में अगर हम रखते हैं तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां बन जाती। और न्यू डेमोक्रेसी हमने अभी अडॉप्ट किया है, न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी है इंडिया।
हम नहीं चाहते कि यहाँ बहुत छोटी छोटी पार्टियां बने, पता चला सरकारें स्टैब्लिश नहीं रह रही। सेकंड बात, लिस्ट सिस्टम में वहां इंप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है जहां नंबर ऑफ सीटें कम हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए हमने कहा कि भाई देखिए लिस्ट सिस्टम भी हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पार्टियां बहुत बन जाएंगी हर घर में। क्योंकि इंडिया में सोचिए अब आप, यहाँ तो मैंने 3 ही नाम लिए हैं आपको, HP, MP और OP। ईमानदारी में सोचिए आप, अपने अपने अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, कितनी जातियां होंगी, तो पार्टियां कितनी बनेंगी? क्या गारंटी है वो सरकार चलाएंगी? इसलिए हमने ये सोचते हुए कि भाई लिस्ट सिस्टम भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि पार्टियां बहुत छोटी छोटी बन जाएंगी, सरकारें इस्टेब्लिश नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने कहा सरकार का इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, ना कि बहुत दल बदल होते रहे उसमें, एंटी डिफेक्शन होते रहे। बोले अच्छा आज आप मेरे साथ है, कल दूसरे के साथ है, परसों दूसरे के साथ है, पता चला यार बेकार ही कर दिया इन्होंने पूरे सिस्टम को। तो इसलिए हमारे पड़ोसी देश का मुकाबला हमारा कोई मुकाबला बनता नहीं है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी की कब लूट खसोट हो जाती है कुछ पता नहीं लगता। जैसे अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि कोई हमारा PM साहब भाग गया हो, या हमारी आर्मी ने आकर सीधा कोई किसी पोस्ट को एडॉप्ट किया हो, या छीना हो, या धमकी दी हो? क्योंकि हम बड़े सिस्टमैटिक चलते हैं। तो लिस्ट सिस्टम आपकी समझ में आया? इसलिए ये एक विधानसभा में भी इम्प्लीमेंट, लेकिन अगर हम कहते हैं प्रेसिडेंट की बात, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसे हम पार्टिसिपेट यानी कि इस सिस्टम को नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। कितनी है नंबर ऑफ वैकेंसी? तो वहाँ क्या लेंगे अब आप? सिंगल वोट लेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लेंगे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कौन सा सिस्टम लेंगे हम? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लेंगे, लिस्ट सिस्टम नहीं लेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कितने होते हैं? 2 सिस्टम होते हैं, एक कौन सा होता है? लिस्ट सिस्टम, और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल वोट ट्रांसफर है, सिंगल वोट है, लेकिन विच इज ट्रांसफरेबल। मान लीजिए आपने वोट मुझे दिया, मुझे प्रेफरेंस दी फर्स्ट, हो सकता है वो ट्रांसफर होकर B पे चला जाए, उससे आगे वो C पे चला जाए, लेकिन वोट क्या रहेगा? एक रहेगा, वोट एक ही रहेगा, विच इज ट्रांसफरेबल। तो इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या लिया है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिया है, लिस्ट सिस्टम नहीं लिया है। तो आपने देखा हो ना कहीं कहीं किताबों में लिखा हो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा जो अपर हाउस है उसका इलेक्शन पूछेंगे तो वो कैसा होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। किसके? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये 3-4 वर्ड हैं जो कई जगह आपको मिलेंगे, आज के बाद वो आपको क्लियर भी हो गए होंगे, हो जाएंगे, नहीं हुए होंगे तो। चलिए भाई, तो अब क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या लेंगे अब हम? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखते हैं सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसके लिए अब आपको चलना पड़ेगा मेरे लिए इसके इलेक्शन में। कहाँ चलना पड़ेगा भाई? इलेक्शन में। अब देखते हैं इसका इलेक्शन। अभी तक तो इलेक्शन ही नहीं, इलेक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे थे हम लोग। आज हम इसका इलेक्शन जरूर देखेंगे। हाँ भाई, रुक जाओ, थोड़ा पानी मैं भी पी लूं, क्योंकि मेरा दिमाग भी इधर उधर होने लगा अब, है ना? बहुत देर हो गई बोलते बोलते। मॉर्निंग में बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें आप टाइम से आ जाया करें, क्योंकि मैं बहुत पंचुअल रहता हूँ। अच्छा, ये अपने आप में मायने रखती है बात स्टूडेंट की, पंचुअलिटी होना ज़रूरी है उसमें। ये पहला
उसका सिस्टम है, पहला उसका मेरिट है उसकी। अब भाई कुछ वोटों की वैल्यू भी निकालनी होती है, वो और थोड़ा सा समझना है आपको। वोट वैल्यू कैसे निकलती है? एक तो एमएलए की वोट वैल्यू और दूसरी एमपी की वोट वैल्यू, दो वैल्यू निकल जाता है बस। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी, लेकिन मैं नहीं करने होने दूंगा आपको परेशान। किसी एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? देखिए, अब आप पूछे बोले सर इसका कोई मतलब नहीं है, आप हमसे बिना मतलब परेशान कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब है, आपसे इंटरव्यू में मतलब है, वो पूछेगा कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या फॉर्मूला क्या है, तो क्या ये हम आपसे उम्मीद ना रखें कि आपको पता होना चाहिए? उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, तो आयोग को भी उम्मीद रखनी चाहिए, और रखता है वो, बोर्ड को भी रखनी चाहिए, इंटरव्यू बोर्ड को। तो एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है? देखिए, एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। क्या है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। और ये बंद कर लेना सही करके, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 1971। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, याद है ना? अपॉन अभी 71 को मैंने गोल किया है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। क्या चल रहा है अब? क्या चल रहा है बेटा? 2026 चल रहा है यार। हम अभी पॉपुलेशन कौन सी लिख रहे हैं इसमें? कौन सी लिखी है? 71। तो भाई साहब इतने पीछे क्यों चल रहे हो? इसलिए मैंने गोल कराया कि इसमें कुछ ना कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा। अपॉन टोटल एलोटेड सीट, टोटल एलोटेड सीट, एलोटेड सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाई, मतलब अर्थ निकाल कर दिखाऊंगा, आप सिर्फ उसे ध्यान रखिए, टेंशन ना लीजिएगा। मल्टीप्लाई 1000 और बंद कर लो और बैठ जाओ आराम से कलम रख के। फिर अब हम सुनाते हैं आपको क्या लिखा। किसी का कुछ दिक्कत? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 1971 अपॉन टोटल एलोटेड सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि किसी किसी स्टेट में दो हाउस है, विधानसभा और विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल सुना है बेटा? नहीं, दोनों नाम सुने नहीं? तो ये कौन सी है? असेंबली है। मल्टीप्लाई करके वन अपॉन 1000। अब जितनी चीजें मैंने गोल करी हैं इन पर थोड़ी सी बात करेंगे। आप कलम रख देंगे, कोई कोई पॉइंट अच्छा सा आए तो आप लिखेंगे, वरना आप सुनते रहेंगे। देखिए एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए 10 लाख, यही होता है ना, है नहीं? टोटल पॉपुलेशन है किसी स्टेट की, आप ऐसा समझिएगा। और उसके पास जो हमने उसे सीटें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। कितनी सीटें दे रखी हैं बेटा हमने उसे? 100। तो 1000, ये 3 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, गए। ये जो 10 है, एक काम कर ले, थोड़ी सी देर लगेगी आपको, एक जीरो और बढ़ा ले, तो यहाँ एक जीरो यह बढ़ बच जाएगा ना, बच जाएगा। इसमें कोई टेंशन थोड़ी दी है मैंने आपको यार।
ये कोई टेंशन दी है? गुणा, सुनिएगा आप, ये जो 100 आया है, 100 आया ना, ये 100, ये एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। हाँ कहो पहले, जो 100 आया है वो किसके, एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। अब एमएलए वहां 100, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये एक अरुणाचल प्रदेश या किसी का मान लेते, उस एरिया के वोट है, उस विधानसभा के राष्ट्रपति के इलेक्शन में डाले जाने वाले वोट होंगे टोटल। एक एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आ गई। मान लीजिए यहाँ के अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी है भाई, हैं 80, 60, हाँ बिल्कुल। क्यों है 60? पॉपुलेशन नहीं है यहाँ इतनी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है आर्टिकल 168 में कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में जो सीटें होंगी मैक्सिमम 500 होंगी, 500 होंगी, और कम से कम 60 जरूर होंगी, क्योंकि 60 वो मिनिमम नंबर है बेटा जो किसी विधानसभा को चलाने के लिए जरूरी है। इसका, इस पे भी अपनी एक डिबेट है जो ही मिलेगी अभी आपको, ठीक। 60 सीटें हैं, तो मान लीजिए एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी आई आपके, 100, तो 60 गुणा 100 कितना हो गया, यानी कि 6000 वोट पड़ने हैं, कहां से, अरुणाचल प्रदेश से, किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्या हम अपनी बात समझा पा रहे हैं? एक एमएलए के वोट की वैल्यू है ना ये, तो कोई एमएलए के वोट की वैल्यू पूछेगा तो फार्मूला क्या है आपके पास, याद रखेंगे आप इसे, 1000 से। देखिए ईमानदारी में जो फार्मूला है वो सिर्फ यही है, ये तो हमने राउंड फिगर में लाने के लिए डिजिट कम से कम आए, कैलकुलेशन ज़्यादा कम से कम करनी पड़े हमें, इसलिए 1000 से इसे डिवाइड किया है, बनता, अन्यथा फार्मूला क्या है वो यही है, बस इतना सा फार्मूला है ये क्यों जोड़ा हमने बेटा, राउंड फिगर में आया चीज़, बहुत बड़ा डिजिट ना आए जिससे कैलकुलेशन में हमें लगने पड़े। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। अब मैंने कुछ चीजें गोल करी है इसमें, करी है मैंने, क्या करा भाई, 1971 को कराया नहीं, राउंड कराया मैंने, और मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ मतलब है जो मैंने इसे राउंड किया है, तो इस राउंड को समझते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? एमएलए के वोट की वैल्यू, अभी एमपी के रोके रहे हैं अभी थोड़ी देर एमपी को, बोले भाई तो आप वेट कर लो थोड़ा सा, है मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। अब सवाल ये है, नाइनटीन 71 क्यों है, 2011 क्यों नहीं है? क्योंकि सेंसस इस बीच में तो हुआ ही नहीं, किसकी वजह से, 21 में होना था। कब होता है, हर 10 वर्ष के बाद होता है ना, होता है भी 10 वर्ष के बाद होता है नहीं? और कौन से डिजिट में होता है, 1 वाले डिजिट में होता है। भाई आपने सुना होगा लॉर्ड मेयो, 1871 में पहली सेंसस हुआ इंडिया में, फिर 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, फिर 1901 में हुआ। आप पहले मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अब क्या होना चाहिए था हमारे पास, 21 में होना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ थे, लॉकडाउन में फंसे पड़े थे, कोरोना से जूझ रहे थे, नहीं जूझ रहे थे, तो हमने कहा नहीं ये नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा, अब हम करवा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने, शायद 1 अप्रैल से स्टार्ट है इस बार। तो 2011 में तो हो गया था, उसके बाद में 21 में होना था, लेकिन उस बीच में हम लॉकडाउन में फंस गए, यानी कि कोरोना में फंस गए, तो हम इसमें नहीं करवा पाए। चलिए 1971 का क्या मतलब है यहाँ, ये बात समझिए बाप। देखिए आर्टिकल 55 में ये बात लिखी हुई है
कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके जो सेंसस के नए डाटा होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक। अब इसी में आपने एक नाम सुना होगा कि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं है, चाइना से बाहर ऊपर निकलने वाले हैं हम आप लोग पॉपुलेशन के मामले में। जब ये देश आजाद हुआ था ना, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री था 1952 में इन्होंने ऑफिशियली पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम चला दिए थे इंडिया ने। वर्ल्ड में पहला कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई हमसे। अब एक दिक्कत और थी, हर उस इलेक्शन में जिसमें पॉपुलेशन की वैल्यू निकाली जा रही हो, जैसे ये निकाली है हमने, वैल्यू निकली है नहीं निकली है, हर उस इलेक्शन में जिसमें पॉपुलेशन की वैल्यू निकाली जाती हो और जिसके पास पॉपुलेशन कम होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी। जिसके पास पॉपुलेशन कम होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी, उसकी वोट वैल्यू भी कम होगी नहीं होगी? हाँ बेटा, बात सही है। लेकिन इसी बीच में साउथ इंडिया ने उन जो प्रोग्राम हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के चलाए थे उन पर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करी। नॉर्थ इंडिया वालों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और पॉपुलेशन दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली गई। तो मेरे एक सेंस समझे जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पास पॉपुलेशन कम होगी उसके वोट की वैल्यू भी कम होगी। तो साउथ इंडिया वाले दिल्ली आए, इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने कहा मैम बताइए आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जहां वोट की वैल्यू निकल रही हो, आपने पॉपुलेशन प्रोग्राम चलाए कंट्रोल करने के, हम लोगों ने कंट्रोल की और हम उसमें कामयाब भी रहे। नॉर्थ इंडिया के लोगों का क्या होगा इनका? बोले बात तो यार बिल्कुल सही है, आपको मैं ये अप्लाइड बातें बता रहा हूं, तो क्या किया जाए? उन्होंने एक 42वां संविधान संशोधन किया। ये बात है 1976 की, और इसमें एक क्लॉज जोड़ा, किसमें भाई? 55 में। और वहां ये लिखवा दिया कि ये जो पॉपुलेशन है कौन सी वाली, जो हम इसमें स्टेट में जोड़ेंगे एमएलए के वोट की वैल्यू में, 2000 तक ये पॉपुलेशन 1970 बन की चलेगी। कब से? क्योंकि 71 में ही हुआ होगा सेंसस, फिर 81 में होगा आगे चल के। ये बात आप समझ लो नहीं? 1971 में पॉपुलेशन के बाद कब होगा? 81 में ही होगा ना, 10 वर्ष तो तभी होंगे। तो ये पॉपुलेशन कब तक रहेगी? 2000 तक रहेगी। ठीक है जी, साउथ इंडिया के लोग चले गए, ठीक है, तो 71 की पॉपुलेशन से कराते रहो, तो हमारे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के वोट की वैल्यू बराबर है लगभग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर उस इलेक्शन में जिसमें वो वैल्यू निकल रही हो। ठीक जी, कोई बात नहीं। अब साहब वो 2000 भी आ गई, तो अटल जी बैठे थे पीएम, साउथ इंडिया के लोग आगे बताओ क्या करना है? क्या हम भी कहते कि अपने लोगों से पॉपुलेशन बढ़ा लो खूब, ये कुछ हमें रिलीफ मिलेगा? उन्होंने 42 का 84वां संविधान संशोधन किया, और ये बात भी 2000 की है, क्योंकि यहीं आए थे वो। और आर्टिकल 55 में सेकंड क्लॉज जोड़ा इन्होंने, फर्स्ट इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा, सेकंड किसने जोड़ा? अटल जी ने जोड़ा। और इसने कहा, इन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन 2026 तक कौन सी रहेगी? 71 की रहेगी। 2026 तक कौन सी पॉपुलेशन मानी जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? 1971। समझ लो, अभी जो पीछे इलेक्शन हुआ है ना, जो द्रौपदी मुर्मू जी बैठी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
वो इस पॉपुलेशन पे इलेक्शन हुआ है। कब तक? 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, 2026 के बाद जो पहला सेंसस कब होगा? 31 में। कब होगा भाई? 31 में ही होगा नहीं? 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा वो 31 में होगा। उसके ऑथेंटिक डाटा आने में लगभग 2 साल लग जाते हैं कैलकुलेट करने में। तो क्या होगा? 31 के ऑथेंटिक डाटा लगभग 33 तक आएंगे। उसके बाद कोई चीज बदलेगी इसमें, कौन सी पॉपुलेशंस लेंगे अब हम, तो वोट की वैल्यू भी अलग अलग बढ़ जाएगी। नो हाँ भाई, पहले मुझे इतना बता दो, कोई टेंशन तो नहीं हुई है? ये हुई है? हाँ भाई, कोई टेंशन तो नहीं हुई किसी को? हाँ, नहीं, एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी एक बात। देखिए 1971 की पॉपुलेशन से ही आज तक प्रेसिडेंट बन के आ रहे हैं हमारे। उससे पहले जो हो रहे थे तो वो हर 10 वर्ष के बाद जो ऑथेंटिक डाटा आता था उसके आधार पर एमएलए की वोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, आप टेंशन ना ले। मान लीजिए 52 में हुआ, क्या हुआ? इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब हुआ? 52 में हुआ ना पहला वाला, 1952 में। बाबूजी जो बैठे कहां से बैठे हैं? 1952 से 1957 तक, यही तो बैठे हैं। तो वहां सेंसस इससे पहले कब हुआ था? 1951 में हुआ था। हुआ था नहीं हुआ था? तो हमने ये वाली पॉपुलेशन ली थी। अब फिर जो इलेक्शन होगा कब होगा? अगला सेंसस कब होगा भाई? 61 में होगा। तो 61 की जो पॉपुलेशन, जो ऑथेंटिक डाटा है वो आए, उसके आधार पर हमने किया। फिर जो अगला सेंसस कब होगा? यही तो होगा। यहां से यहां तक लोगों ने पॉपुलेशंस का आप ग्राफ अगर देखेंगे, डायग्राम पे अगर उसको देखेंगे आप ग्राफ में, तो आप देखेंगे बहुत हाई चल रहे हैं हम लोग। इतनी ज्यादा पॉपुलेशंस हो गई थी इस बीच में हमारी। तो साउथ इंडिया के लोगों ने कंट्रोल की थी। अच्छा, यहां नॉर्थ इंडिया के लोग जो समझने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, चीजों को समझने में टाइम लगा देते हैं, यहां तक पॉपुलेशंस एक तरह से हम विस्फोट में आ गए थे, पॉपुलेशंस बहुत बढ़ गई थी। तो साउथ इंडिया की शिकायत करना जायज बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि यहां वोट की वैल्यू निकल रही थी, और कहीं अगर वोट की वैल्यू निकल रही है तो जिसके पास पॉपुलेशंस कम है उसके पास क्या होगा? उसके वोट की वैल्यू भी कम होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिस्ट सिस्टम में दिखाया कि 40% लोगों के वोट की वैल्यू जीरो हो रही थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में। तो जब हमने लिस्ट सिस्टम लाए तो उन्हें बराबर में जिस रेशियो में वो रह रहे थे उस रेशियो में पावर मिली नहीं मिली उन्हें? 30 सीट मिली नहीं मिली? 10 सीट मिली नहीं मिली? और अभी तक क्या हो रहा था उनके साथ? कुछ नहीं हो रहा था। 60% लोग ही 100 सीटों का एंजॉय कर रहे थे, हो रही थी बात। तो जब 1970 बनाया तो 71 के बाद कोई 81 में होगी। तो यहां तक ही साउथ इंडिया ने आके शोर मचाना शुरू कर दिया कि सर हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, या तो फिर हम आप अपने लोगों से भी कह दें, ठीक है, या फिर इन नॉर्थ इंडिया वालों को रोको। कहा भी देखो इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, फिलहाल ये काम कर लेते हैं, इसे यहां रोक लेते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो वोट की वैल्यू निकलती है आज भी एमएलए के, वो कितने निकलती है? वो 71 से निकलती है। अब आप थोड़ी सी बेसिक और बात समझिए यहाँ। अब ये आपने ये बात लिखी 55, 42, 84 लिखे दोनों चीजें ना? लिख लो यार, थोड़ा थोड़ा कहीं याद रहेगा आपको। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब करा हमने? 1976 में। कहाँ करा बेटा? 1976 में। आर्टिकल 55 में क्या लिखाया? कि ये जो पॉपुलेशन है, कौन सी?
प्रेसिडेंट के इलेक्शन की कब तक रहेगी? 2000 तक, 1970 बन रहेगा। फिर 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, उसकी पॉपुलेशन 2026 तक। ट्वेंटी सिक्स मैं बताता हूँ। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ। आर्टिकल 55 में 1 क्लॉज क्या लिखवा दिया? ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो पॉपुलेशन होगी वो कौन सी होगी? 1971 होगी। कब तक होगी? 2000 तक। समझ गया आप पहले मेरी पूरी बात? कब तक रहेगी ये? 2000 तक। 2000 में हमने सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 84। ये याद रखने वाली बातें है भाई। 2000 की बात है, 2000 की बात है, ठीक। आर्टिकल 55 में सेकंड क्लॉज ऐड किया, सेकंड क्लॉज, और उसमें ये लिखवा दिया गया कि जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन की जो पॉपुलेशन होगी वो कब तक? 1970 बन की रहेगी। कब तक? 2026 तक। अभी तक कौन सी चल रही है? 1970 बनी चल रही है। 2016 आ गया ना, 2026 आ गया, चल लिया है, 26 से चल लिया है। इसके बाद जो पहला सेंसस होगा कब होगा? 31 में होगा। हाँ भाई, बात समझ में आ गई? अभी 31 तक कभी भी स्पीच में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होगा तो किससे होगा? इस पॉपुलेशन से होगा, 1971 से होगा। 31 के बाद जो ऑथेंटिक डाटा आएंगे फिर उस पर देखा जाएगा कौन सा यहाँ लिख जाना है। तो फिर क्या होगा? एमएलए के फार्मूला क्या हो जाएगा वोट की वैल्यू का? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन, अगर मान लीजिए हमने यहाँ 2021 कर दिया तो आप 21 बताएंगे या नहीं बताएंगे? जो पॉपुलेशन ले जाएगी वही तो बताएंगे। अभी हम कौन सी लेकर चल रहे हैं? 71 की लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, अब आप हमारी बात सुनिएगा। 1971 की अगर हम वोट के वैल्यू निकालते हैं तो यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू, यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 आती है। किससे? 1971 से। यस, मैथ नहीं। कितनी आती है? 208 किसकी है? यूपी के एक विधायक, एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। कौन सी पॉपुलेशन से? इससे। झारखंड एंड तमिलनाडु 176 आती है। एग्जाम्पल दे रहे हो मैं आपको, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक। बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 है। अब कम वाली देख लेते हैं, कम। सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 ओनली, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है उस टाइम। और एआरपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, एक विधायक के वोट की वैल्यू 8। कितनी डिस्पैरिटी है। आप पहले मेरी बात समझ रहे हैं? यूपी के एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी है बेटा? 208। और अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है? 8।
तो यूपी का एक विधायक और अरुणाचल प्रदेश के सारे विधायक सेम हैं। एक ही विधायक बहुत है, वैसे भी वो एक ही बहुत होता है, इतना तो सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में, है नहीं? क्या मैं अपनी बातों को यहाँ तक, आपको मेरी बात समझे या नहीं? ये बात यहाँ तक समझ गए आप लोग कि अगर ये पॉपुलेशंस हम 2021 कर दें तो 1000 के प्लस चली जाएगी यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू। 1971 में कितनी है? 208 है? तो ये अपने आप में मायने रखती है नहीं रखती है नहीं? और अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू 1971 में 8, सिक्किम की 7। तो आप मेरी बात समझिए कितनी डिस्पैरिटी है। अब ऐसा क्यों है ये बात भी आप समझिए। मैंने आपको अभी बताया कि आपने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की विधानसभा में 60 सीटें हैं। ऐसा क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया? एक्चुअल में बात ये थी कि अगर मान लीजिए एक क्लास चलाने के लिए, जिस क्लास में है मुझे कम से कम 5-6 बच्चे तो चाहिए या नहीं चाहिए? एक एसएससी की मैथ की क्लास में बैठ रहे हैं कितने? 100 प्लस में। पीसीएस में जो ऑफिसर बनने हैं उसमें बैठ रहे हैं 5-6। तो इनमें एक ये डिस्पैरिटी तो है ही, जिसका लेवल ज़्यादा है उसकी पॉपुलेशन कम है, और जिसका लेवल कम है उसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं है? तो अगर मान लीजिए संविधान में अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरीके से ही सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज थे उस तरीके से बांटा जाता कि जैसे यूपी का एक विधायक 10 लाख पे बनता है, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम करें, और पता चला अरुणाचल प्रदेश की सारी जनसंख्या 10 लाख है, तो उसकी विधानसभा में सिर्फ एक आदमी बैठेगा जाके। दिमाग सेट काम कर रहा है ना आपका? अगर यूपी के बराबर ही कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो फिर अरुणाचल प्रदेश में तो 2-3 विधायक सारे बनेंगे। एक उसका चेयरमैन बन जाएगा, एक बीमार हो गया, एक बैठा सामने ही, बोले कौन सा बिल पास करोगे भाई? कानून कैसे पास होगा फिर अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए? मेरी बात समझ गए आप? इसलिए ये प्रोविजन किया गया कि क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कितनी? 60। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500। 500 किसी के पास है नहीं इंडिया में, किसी भी स्टेट के पास 500 लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा है 403, और गोवा में कितनी है? 40, एक्सेप्शन है वो भी। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेटों में कितनी है? 60। क्योंकि ये मिनिमम वो नंबर है जिससे एक विधानसभा को चलाया, ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। इसलिए ये डिस्पैरिटी भी इस वजह से भी है क्योंकि वहां की पॉपुलेशंस वहां के मुकाबले कम है। अब सुनिए, एक बात और समझ लीजिए, फिर चलते हैं आगे चल के, नहीं? क्योंकि मुझे समझ रहा हूं मैं आपको कि मैंने आपको ज़्यादा ही टेंशन दे दी, इतनी देनी नहीं चाहिए थी, है नहीं? खैर मेरी मजबूरी है, क्योंकि चीज़ें जो समझानी है वो तो समझानी पड़ेंगी यार। मान लीजिए एक ये एरिया है यूपी का और दूसरा भी यूपी का ये वाला एरिया है, तो जितनी पॉपुलेशंस पे ये वाला विधायक बनेगा, क्या उतनी पॉपुलेशंस पे ये विधायक बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। एक स्टेट के सारे विधायकों का जो पॉपुलेशंस का रेशियो होगा वो सेम होगा, बिल्कुल होगा, सेम होगा। क्या एक यूपी का विधायक की वो एमपी में आ गया, क्या एमपी के जो विधायक हैं ये भी एक विधायक है एमपी का? क्या ये जितनी पॉपुलेशन पे एमपी का ये विधायक बना उतनी पॉपुलेशन पे एमपी का ये विधायक बनेगा? बात तो सही है बिल्कुल, होता ही ऐसा है।
क्या यूपी की जो जनसंख्या है, हो सकता है कि इनको जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया बांटे हैं वो 10 लाख पे बांटे? क्या 10 लाख पे बांटे? मान लीजिए 100 के पे बांट दी, 1 लाख पे बांट दी, ऐसे मान लेते। हो सकता है इन्हें इन्हें 90 के पे दे रखा हो हमने, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन यूपी के मुकाबले कम है। तो क्या यूपी का एक विधायक जितने पे बना है क्या एमपी का बने? ये कोई जरूरी थोड़ी है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक एमपी का विधायक दूसरे एमपी के विधायक के बराबर पॉपुलेशन में होगा, जैसे ये वाले हैं बराबर में होंगे। तो अगर हम एआरपी में आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए वहां 60 सीटें हैं, तो एक सीट पे मान लीजिए हमने 5 लाख पे एक विधायक बनाया, तो दूसरा विधायक भी 5 लाख पे बनेगा हमारा? बनेगा नहीं बनेगा बेटा? तो मेरे कहने का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के विधायक की वोट की वैल्यू अलग हो सकती है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन से अलग हो सकती है। लेकिन एक ही देश में, सॉरी एक ही प्रदेश में, एक ही स्टेट में सारे विधायकों की वोट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि बराबर पॉपुलेशन पे हमने बना रखे। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए। इसलिए आपने देखा होगा कि यूपी में कितनी है, 208 है, लेकिन तमिलनाडु और झारखंड में सेम आ रही है 176। वजह वो तुक्के में हो सकती है। बिहार की 175, सिक्किम की 7, अरुणाचल प्रदेश की 8। तो आप मेरी बात समझ गए पूरी तरीके से कि सारे विधायकों की वोट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन एक स्टेट में जितने विधायक हैं उनकी वैल्यू, वोट की वैल्यू सेम आएगी। ये इसके पीछे ये कारण था कि भाई जिस स्टेट की पॉपुलेशन जैसी है उसने उसे वैसे ही उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक एमएलए को बनाने में कितनी पॉपुलेशन होगी, मान लीजिए मैंने आपको बताया नहीं, अगर एक विधायक 10 लाख पे बनने हैं तो अरुणाचल प्रदेश में तो दो तीन सारे विधायक बनेंगे, सेम अगर पॉपुलेशन ली जाए तो। आप पहले मेरी बात समझ गए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए कानून बनाने के लिए उनके पास स्टेट लेजिस्लेचर है, और वो चलाने के लिए कम से कम 60 लोग होने जरूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे यूपी में हमने एक विधायक हमने 10 लाख पे बनाया, पता चला हम आके अरुणाचल प्रदेश में भी 10 पे बना में, तो फिर काम नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं? तो ये सबसे बड़ा, तो ये आप समझ गए पूरी तरीके से वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फार्मूला क्या है बेटा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 1971 अपॉन टोटल अलॉटेड सीट। हाँ देखिए, मान लीजिए हमने 60 सीटें दे रखी हैं, ठीक, और 60 में से मान लीजिए उस दिन जिस दिन हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे 10 लोग गायब थे, यानी कि 50 बैठे थे। तो नहीं, टोटल अलॉट कितनी कर रखी है हमने वो उस पर ही निकलेगा। 50 है या 40 है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अलॉट कितनी कर रखी है हमारे संविधान ने उसे 60, तो डिवाइड किससे होगा? वो 60 से ही होगा। तो क्या मैं आगे चलूं? वोट की वैल्यू किसकी है? ये एमएलए के। अब टोटल जो इंडिया में एमएलएज हैं उनके टोटल वोट कितने बैठते हैं ये आप समझ लीजिए, और फिर एक फार्मूला मैं आपको दूंगा, आप मुझे बना के देंगे। 59784 या 786 ऐसे ही कुछ है। ये पूरे इंडिया के जितने विधायक हैं उनके वोट हैं। मैंने बताई आपको, जैसे एक विधायक के वोट की वैल्यू आई 100, उस असेंबली में 100 विधायक थे, तो कितनी हो गई भाई? ये यही हो गए ना? तो पूरी, चलिए टाइम हो गया है नहीं, ओह सॉरी, चलिए अब कल मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि